नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जुड़ी है कांग्रेस पार्टी से, जहां कांग्रेस पार्टी को लेकर के दिल्ली में एक बड़ी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस का मंथन और निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने को जो है वो सस्पेंस बरकरार है। बैठक में सिंबल को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। चुनाव को लेकर बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी, विवेक बंसल, भूपेंद्र हुड्डा उदयभान कमेटी में शामिल हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें। दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हुआ है। दिल्ली में कई नेता इकट्ठे हुए और सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस का यह मंथन है। निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने को लेकर के जो सस्पेंस है वो बरकरार है। बैठक में सिंबल को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। चुनाव को लेकर के बनाई गई है 3 सदस्यीय कमेटी। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस का अभी ये रुख साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस निकाय चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। बाकायदा इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये फैसला अब 3 सदस्यीय कमेटी लेगी कि हरियाणा में निकाय चुनाव में कांग्रेस उतरती है तो अपने सिंबल के साथ उतरती है या फिर समर्थित उम्मीदवारों को लेकर के। आगामी निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक हमने आहूत की थी और जिसमें वरिष्ठ हमारे समस्त संगठन के पदाधिकारीगण थे और विधायकगण थे। सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय की है, जिसका हमने संज्ञान लिया है और उसके अनुरूप आज या कल में एक दो दिन में हम लोग फैसला कर लेंगे कि आगे की हमारी क्या रणनीति रहेगी निकाय चुनाव के संदर्भ में और उसको लेकर हम किस तरीके से आगे। तो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर के इस बात पर मंथन किया गया कि क्या हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस अपने सिंबल के साथ जाएगी या फिर उम्मीदवारों को समर्थन देगी। अब इस बात को लेकर के सस्पेंस बरकरार है कि हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस अपने सिंबल यानी कि अपने हाथ के साथ उतरती है, जो उसका चुनाव चिन्ह है, या फिर उम्मीदवारों को कांग्रेस समर्थन करेगी और किसी दूसरे सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर के सस्पेंस अभी भी बाकायदा बरकरार है। तो लगातार जो है कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस बात को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। और इसी बीच न्यूज रूम से हमारे साथ दुर्गेश लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे समझना चाहेंगे। दुर्गेश, जिस तरह से सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर के मंथन जारी है कांग्रेस का, क्या कांग्रेस जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सिंबल के साथ जाए या ना जाए, इसमें सबसे बड़ा पेंच कहां फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? इसको दोहराता है तो ये कांग्रेस का इतिहास है जो खुद को इस समय दोहरा रहा है। पिछली बार भी निकाय चुनाव के समय की बात बताऊंगा आपको, कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे करके कांग्रेस में सस्पेंस बना रहा। उस समय के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर, वो बार बार कहते रहे कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे निकाय चुनाव, और बाद में हुड्डा साहब ने कह दिया कि सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हुआ ये सिंबल पे पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार भी यही सस्पेंस लगातार बरकरार है। अभी भी पार्टी ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि सिंबल पे लड़े या ना लड़े, जबकि प्रदेश की दूसरी जो पार्टी है जैसे बीजेपी है या आम आदमी पार्टी जो निकाय चुनाव में ताल ठोकने जा रही है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो सिंबल पर इस बार जनता के बीच जाएंगे और निकाय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी ने सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था और
अभी भी कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में इसी को लेकर बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के विधायक और प्रदेश से जो उनके सांसद आते हैं वो सभी मौजूद रहे, दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष और जो चारों कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के वो भी बैठक में मौजूद रहे। लेकिन इस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी पार्टी या नहीं लड़ेगी, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया इससे। ठीक है दुर्गेश, लेकिन 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, विवेक बंसल उसमें है, उस कमेटी में हुड्डा हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान हैं। ये तीनों जो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है 3 सदस्यीय कमेटी का, तो इनके जो सिंबल पर लड़ने की जो जिम्मेदारी आखिरकार अब इन पे छोड़ दी गई है, अब ये फैसला लेंगे। तो जो इनका फैसला होगा इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहने वाला है दुर्गेश। विवेक, आपको बता दूं कि अभी जो बैठक हुई है उसके बाद जब विवेक बंसल मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि जो विधायक है, सांसद है, उन सबकी राय इन्होंने ले ली है और पार्टी के फोरम पे सबने अपनी राय रख दी है और इसके बाद फैसला ये कमेटी लेगी। विवेक बंसल ने साफ कहा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे कोई भी फैसला लिया जाए उसके नफा नुकसान तो होते ही है। तो बंसल साहब ने ये कहा कि 70% अगर फायदा हमें नजर आएगा तो हम जो जिस चीज में अगर सिंबल पर लड़ने में उनको लगेगा कि फायदा है तो सिंबल पर लड़ेंगे, और अगर उनको ये लगेगा कि सिंबल पर लड़ने में फायदा नहीं है तो वो सिंबल पर चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं। तो इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अच्छा दुर्गेश, अगर कांग्रेस पार्टी बिना सिंबल के यानी बिना पंजे के अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली? क्या कांग्रेस को किसी तरह के नुकसान का डर सता रहा है या फिर कोई और आंतरिक ऐसी बात है जिसको लेकर के ये पेच अभी भी लगातार फंसा हुआ? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से मीटिंग की गई है कांग्रेस की तरफ से, तमाम उसमें बड़े बड़े नेता मौजूद रहे और सवाल एक ही रहा कि क्या सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए या नहीं, और वही उसी सवाल का जवाब क्या निकलता है? 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। विवेक, आप जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी तभी मैंने कहा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है कांग्रेस पार्टी में। पिछली बार भी जब प्रदेश में निकाय के चुनाव तब भी यही सस्पेंस लगातार बरकरार रहा कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, और आखिर तक इस बात पर फैसला नहीं हो पाया। लास्ट में हुआ क्या कि रोहतक से हुड्डा साहब ने मनमोहन नाम के एक उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया और कहे कि ये हमारा समर्थित उम्मीदवार है। पिछली बार भी कांग्रेस का पंजा निकाय चुनाव में कहीं नजर नहीं आया था, और इस बार अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के नेता यही कहेंगे जो दूसरे चुनाव आयोग द्वारा आवंटित सिंबलों पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हीं को समर्थन देके उन्हें कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाए। ठीक दुर्गेश, लेकिन सवाल अपने आप में यही उत्पन्न हो रहा है लगातार जिस तरह से कि ठीक है, बहरहाल शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जो है हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की स्थिति है वो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस अपने सिंबल यानी कि हाथ के पंजे के साथ जाए या फिर उम्मीदवारों को समर्थन दे। ऐसे में दिल्ली में इसी बात को लेकर के कांग्रेस का मंथन किया गया। कांग्रेस ने तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए और जो रिजल्ट निकल के आया है इस मीटिंग से वो रिजल्ट ये है कि सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर के 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। विवेक बंसल उसमें शामिल हैं, भूपेंद्र हुड्डा शामिल हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस कमेटी में शामिल हैं। और इनके ऊपर अब आखिरी निर्णय है कि कांग्रेस प्रदेश में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। बहरहाल सभी सांसदों से, सभी कांग्रेस के विधायकों से इस बात को लेकर के राय ली जा रही है कि पार्टी को सिंबल के साथ चुनावी मैदान में जाना चाहिए या फिर समर्थन दूसरे उम्मीदवारों को दिया जाए। वहीं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सिरसा में सीएम मनोहर लाल की होने वाली प्रगति रैली में भारी भीड़ होगी। सिरसा के लोगों में रैली को लेकर काफी उत्साह है। वहीं उन्होंने कहा कि जेजेपी की टोहाना रैली रद्द होने के बाद जेजेपी नेता सीएम की रैली में आएंगे या नहीं ये बीजेपी तय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सरकार में हिस्सेदार हूं, रैली में रहूंगा। वहीं इस दौरान रणजीत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा की फतेहाबाद रैली में 10,000 से भी कम लोग पहुंचेंगे।
कांग्रेस में नेताओं के बीच गुटबाजी बहुत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी के लिए कोई वैक्यूम ही नहीं है। मैं कभी आज तक मीडिया में जब भी कोई बात हुई है, मैं ठीक को ठीक कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, कभी बढ़ा के ऊपर नीचे बात नहीं करता। मैं आज आपसे पुख्ता पूरी अथॉरिटी से कह के जा रहा हूँ, हमारी भीड़ 50,000 क्रॉस करेगी। अब कितनी हो ये बात, मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब मैं फिर बैठूंगा, इट विल क्रॉस 50,000। बहुत बड़ी रैली होगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पीछे अभी गए एक हफ्ता पहले 368 करोड़ रुपए की सौगात दी, लोगों में एक विश्वास बढ़ा है कि हमारे इलाके के काम खूब दबा के होंगे। देखिए, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपना रैली करने का अधिकार है, जनता को जहां अपना टेस्ट हो वहां जाने का है। मैं समझता हूँ सभी रैलीज में लोग तो आएंगे, पर कांग्रेस का कुछ मामला बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। मैं जो फतेहाबाद कल था, फतेहाबाद वर्कर्स मीटिंग थी, तो लोगों में जो चर्चा था कि कोई बहुत बड़ी रैली नहीं होगी, ये 10,000 से नीचे रह जाएगी, लोगों में ज़्यादा उत्साह नहीं है। देखिए, बहुत लोग नाराज हैं। शैलजा कौन सी राजी है, बहुत लोग हैं, आप देख रहे हैं। कांग्रेस में आपका कुलदीप बिश्नोई है, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं राजी है। ये कांग्रेस का सदा ही है। मैं तो इस कांग्रेस में रहा हूँ, देखा है। इस कांग्रेस में कोई जागता रहे तो दूसरे उसकी निगरानी करते हैं कि क्यों खोया, क्यों नहीं अब तक। ये कांग्रेस ऐसी है। कांग्रेस एक आदमी नहीं चला रहा, कांग्रेस चलाने वाले 10 लोग होंगे। हरियाणा जो है, इसमें मैं नहीं समझता कांग्रेस भी नीचे जा रही है, बीजेपी बढ़ती जा रही है। जब वैक्यूम आता है तब कोई चीज आती है। ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब अगला मामला फेल हो जाए। मैं नहीं मानता हरियाणा में, पंजाब में ऐसा था, किसान आंदोलन था, डिसल्यूजनमेंट थी। बादल साहब के यहाँ एक ही परिवार ने सब कुछ कब्जे में कर रखा था। जो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो लोगों से, एमएलए से मिल नहीं रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू जब बन के तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बैठे कर रहे थे, उस वक्त हालात ऐसे बने कि आम आदमी पार्टी आएगी। पर हरियाणा में मैं नहीं मानता ऐसी स्थिति है नहीं। यहाँ तो बीजेपी मजबूत होती जा रही। वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का पंचायत विभाग में करप्शन पर ऑपरेशन क्लीन पर बयान सामने आया है। मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास करप्शन की शिकायत आ रही थी, विजिलेंस को करप्शन की शिकायत दी थी, जिसमें जब जांच की गई तो कुछ अधिकारी करप्शन के चार्जेस में पकड़े गए, जिस पर अब कानूनी कार्रवाई और रिकवरी चल रही है। तो करप्शन को लेकर के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली एक्शन मोड में हैं और उन्होंने साफ किया कि कुछ अधिकारियों की करप्शन में लिप्त होने की शिकायत मिली थी, जिसकी शिकायत विजिलेंस टीम को दी गई, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने कुछ करप्टेड अधिकारियों को पकड़ा भी है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 37 ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर में बीते दिनों हुई लूट के मामले का डीसीपी ने खुलासा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश पर लगातार पुलिस टीम आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, जिसके चलते सेक्टर 37 के ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर में हुई लूट की वारदात को क्राइम ब्रांच की टीम ने जल्द से जल्द सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डीसीपी क्राइम ने अन्य और 2 मामलों का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों हुई हत्या के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक युवक की हत्या के दम पर एटीएम से जबरन पैसे निकलवाने वाले आरोपियों को भी पुलिस टीम ने धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों में आरोपियों से और ज्यादा पूछताछ कर रही है। बात करते हैं, अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं, वहां से कितने 21 की रात को एक ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर के अंदर 4 हथियारबंद बदमाशों ने, जो उसके अंदर जो गार्ड थे, उनको बंधक बना के करीब 6 लाख रुपए की लूट की थी, जो कि हमारी CIA 30 इंस्पेक्टर रविंदर व उसकी टीम ने तत्परता कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, एक आशीष और एक श्रवण। और उन्होंने अपनी वारदात को कबूल भी किया है, जो कि आज उनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है।
और बाकी जो दोषी हैं उनके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी और जो जितनी वारदातें इन्होंने की हैं उनके बारे में इनसे पूछताछ की। वहीं पलवल होटल के औरंगाबाद गांव में काफी दिनों से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर के एक युवक ने अपने चाचा और उसके बेटे को गोली मार दी, जिसमें चचेरे भाई कल्लू की मौत हो गई, जबकि उसके पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है और आते ही वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं पुलिस ने टीम गठित करके आरोपियों की तलाश भी अब शुरू कर दी है। तो जमीनी विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। रिश्तों का कत्ल पलवल से निकल करके सामने आया है, जहां अपने ही भाई और चाचा पर गोली मार करके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी सवेरे कि ऐसे गोपालगढ़ जहाँ मर्डर हो गया, जिस पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी। तो वहाँ से जो है दोनों इंजर्डों को यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि लड़के की जो मृत्यु होती और जो फादर को रेफर कर दिया गया। पलवल में कृषि और किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि जिले में 10,245 हेक्टेयर भूमि में मूंग की खेती की जा रही है। वहीं प्रदेश में मूंग की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मूंग का बीज निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान मूंग की खेती करें और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं, जिससे किसानों को अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा सके। वहीं किसानों को जागरूक करने के लिए पलवल, होडल, हथीन और हसनपुर ब्लॉक में कैंप लगाए जा रहे हैं। सर, मूंग के लिए भी हमारे पास अभी तक 10,945 हेक्टेयर के आसपास का एरिया किसानों ने मूंग की बिजाई की है। और अब जो खरीफ के सीजन के लिए भी मूंग का बीज आ चुका है, जो किसानों को हम मिनी किट उपलब्ध करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अब जो किसान भाई मूंग की बिजाई करेंगे वो मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत अपनी फसल रजिस्टर्ड कराएं, ताकि 7,000 रुपये का अनुदान किसानों को मिल सके। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पीएम मोदी के आह्वान पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का कार्य हो रहा है। इसी कड़ी में पटौदी के जमालपुर में पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री संजीव बालियान भी उनके साथ मौजूद रहे। जमालपुर गांव में सभी लोगों के साथ मिलकर के जोड़ की खुदाई का काम शुरू किया है और गुड़गांव प्रशासन के साथ ये जो जमालपुर का जोहड़ है इसका वापस से जीर्णोद्धार करके एक आदर्श तालाब के रूप में बदलने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक हमारी लंबी समस्या फरूखनगर से लेकर पचगांव तक की सड़क की थी, उसके भी यहाँ पर डीसी साहब ने आकर के जो विषय कहा है उसकी टेंडर की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाएगी, उसको प्रारंभ करेंगे। हमारे सांसद दुष्यंत गौतम जी के द्वारा जो जमालपुर को आदर्श गांव लिया गया था, गांव में सामुदायिक केंद्र, गांव में वेटरनरी हॉस्पिटल, गांव में सड़कें और विशेष रूप से जमालपुर चूंकि आबादी बहुत बढ़ गई है, चारों तरफ लॉजिस्टिक जोन आ गया है, इसलिए एक एसटीपी की आवश्यकता थी। उसकी भी जो मंजूरी है इस गांव में दे करके आदर्श गांव के रूप में हम आगे बढ़े।
तो पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत अमृत सरोवर का निर्माण भी कराया जा रहा है और पटौदी में पहले अमृत सरोवर यानी जोहड़ का जीर्णोद्धार करने के लिए खुद केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अमृत सरोवर की शुरुआत की है। प्रांगण में पहुंचे हैं हम तो बता दें आपको कि इस दौरान राज्य मंत्री संजीव बालियान भी उनके साथ मौजूद रहे। तो पटौदी के जमालपुर में पहले अमृत सरोवर का आगाज किया गया, यहाँ पर शुरुआत की जा रही है इसके जरिए। तो आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश समेत हरियाणा के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटौदी के जमालपुर में पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहे और तमाम बीजेपी के तमाम कई नेता और कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। तो मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।